हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज हंटर पे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ तो चला ही रहे थे, इसी के साथ साथ हम लोग एनवायरनमेंट की भी सीरीज़ चला रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों सीरीज़ के साथ ही साथ अभी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ रुकी हुई है पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि उसकी शूटिंग हमारी बोर्ड पे ही पॉसिबल है। इस पे हमारा काफ़ी टाइम जाता है ऐसे प्रेजेंटेशन बना के करने में, इसलिए उसकी शूटिंग इसमें ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके चैप्टर थोड़े से बड़े होते हैं और उतना कवर भी जल्दी नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, अब चलते हैं इस पे, जियोग्राफी पे। ये हमारा एक नया सीरीज़ है जो हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो जियोग्राफी की सीरीज़ है, ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग सीरीज़ होने वाली है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स में आपके हाथ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। प्लस मेंस के लिए आप पे कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपको बस अपनी तरफ से आंसर राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे। और क्योंकि ये पहला पार्ट है और पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं अपने ज्योग्राफी का, इसलिए पहले पार्ट में हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ इसमें नहीं रखेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या क्या कवर करेंगे हम लोग अपने ज्योग्राफी की सीरीज़ में, कौन कौन से एरियाज से, कौन कौन से सोर्सेज से रेफ़र किया गया है, तो वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। उनमें आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कहाँ यहाँ से लिया है या यहाँ से लिया है। हम लोगों ने जो ये सीरीज़ बनाई है, इसके हर एक चैप्टर में आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, और ये दोनों पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बोथ पार्ट्स। ठीक है, और जो जीसी लियोन है, जो एडवांस्ड बुक है आपकी आईएएस के लिए, जो एडवांस्ड बुक है यूपीएससी के लिए, जो रिकमेंडेड बुक्स मानी जाती हैं, वन ऑफ द रिकमेंडेड बुक्स, माजिद हुसैन और जीसी लियोन्स, हम लोग जीसी लियोन्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब जीसी लियोन्स के साथ साथ जो है हम लोग मैप वर्क भी देखेंगे। जहाँ जहाँ पर नेसेसरी मैप वर्क आता जाएगा कि वो मैप वर्क ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम लोग मैप वर्क भी देखेंगे और उसकी बहुत डिटेल में जाएंगे, ताकि प्रीलिम्स का एक भी क्वेश्चन जो आपके मैप वर्क पे हो जाए वो आपसे छूटे ना। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जहाँ पर ऐसा एरिया आता है कि वहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा चुका है पास्ट में। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो वीडियो होगा और ये पूरी पूरी सीरीज़ जो है, ये कंप्लीट पैकेज है ज्योग्राफी के लिए। इसके बाहर आपको जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो कंटेंट लाया जाएगा यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, और जब इस कंटेंट को आप फॉलो करेंगे तब आप खुद देखेंगे कि आपका जो लेवल है वो कहीं और पहुँच चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी नाम की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी में, ज्योग्राफी में कई टॉपिक्स होते हैं, कई कैटेगरीज में टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी होता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो आपका टेरेस्ट्रियल बैकग्राउंड है, लैंड को लेकर के, वाटर को लेकर के, ओशियंस को लेकर के, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और एक कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग अपनी दूसरी कैटेगरी से चालू कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में ही पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर 1, अर्थ एंड द यूनिवर्स। और भी कैटेगरीज हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, और ओशियनोग्राफी है, इस तरह इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इस तरीके से करके ज्योग्राफी जो है सब डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शंस में। तो हम लोग उसका एक सेक्शन जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उस क्लाइमेटोलॉजी में भी जो पहला चैप्टर आता है हमारा, जो कि है अर्थ एंड द यूनिवर्स, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए दोस्तों। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी वीडियो देखें। अब पूरी वीडियो देखने के बाद ये, अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है और आपको लगता है कि हम इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करें कि आप कहाँ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर आपको क्या कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @BAVillian के नाम से। आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं नंबर वीडियो के एंड में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेकर के। तो दोस्तों पहले ये जो द अर्थ एंड द यूनिवर्स है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अर्थ एंड द यूनिवर्स चैप्टर है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है वो है नेबुला। अब ये नेबुला क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नेबुला बेसिकली कुछ नहीं है। हम अपने आसमान में क्या देखते हैं, आसमान में हमारे क्लाउड्स होते हैं। अब जहाँ पे आप हो, बाहर निकलिए, आउटडोर जाइए, आप देखेंगे ऊपर क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, रैंडम शेप्स के होते हैं। ठीक है, वैसे ही नेबुला भी एक टाइप का क्लाउड है।
ठीक है। पर ये क्लाउड हमारा जो ऊपर है बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है वाटर वेपर का। ठीक है, वाटर वेपर जब कंडेंस हो चुका है, कंडेंस होने के बाद जब वो एक साथ मिल चुके हैं तो वो क्लाउड बन गया है ऊपर। ठीक है, और वहीं से रेन होती है हमारे यहाँ। लेकिन नेबुला के केस में क्या है, ये जो बादल बने हैं ये वाटर वेपर के नहीं, ये गैसेस के बने हैं और अलग अलग टाइप के गैसेस के बने हैं। इनमें 3 टाइप के गैसेस आपको मेन देखने मिलेंगी। एक होगा मीथेन, ठीक है, एक होगा हीलियम और एक होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तीनों ही गैस आपको याद रखनी है, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन। ठीक है, फिर ये तो हो गया कि चलिए ये गैस इस क्लाउड में मौजूद हैं और इस क्लाउड को हमने नाम दे रखा है नेबुला। ठीक है, समझ में आया नेबुला क्या है। ठीक, अब नेबुला बेसिकली क्या है, एक क्लाउड हो गया। ओके, फिर दूसरा समझना चीज़ ये है कि ये जो क्लाउड है, क्लाउड ऑफ गैसेस जो है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से मतलब है जब इसका कंडेंसेशन होता है, जब ये ठंडा होता है, जब ये क्लाउड जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है ये ठंडा होना चालू होता है, ठंडा होते होते ये बहुत सिकुड़ना चालू हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास में आना चालू हो जाते हैं। ये आपको पता होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ज़रा सा भी बिलोंग करते हैं तो, कि कोई भी चीज़ को अगर हम ठंडा करते हैं या फिर उसमें से जो हीट एनर्जी वो निकालते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं या फिर वो सिकुड़ना चालू हो जाते हैं। तो इन दैट केस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो कंडेंस होना चालू हो जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं। अब जब नेबुला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके अंदर, क्योंकि इस टाइप के गैसेस हैं मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, और ये कंडेंस होने के बाद जब कूल होता है, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है प्लैनेट्स का। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है स्टार्स का। तो आपने सुना होगा कि जो स्टार्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन और हीलियम भरपूर मात्रा में कहाँ से आता है, वो इसी नेबुला की देन है। कि जब स्टार बनता है, जैसे हमारा सन जो है वो भी एक स्टार है, तो उस सन में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं, वहाँ पे फ्यूजन चलता रहता है। ठीक है, तो कहाँ से आया वो हाइड्रोजन और हीलियम, ये नेबुला से ही आया है। जब कोई नेबुला जब कंडेंस हुआ होगा तो प्लैनेट्स बने और दूसरे लेवल पे हमारा स्टार बन गया उसी नेबुला से। ठीक है, तो अब एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि गैलेक्सी क्या है और यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स वो हर चीज़ है जहाँ तक इंसान को नॉलेज है। अब यूनिवर्स में जो है, यूनिवर्स बेसिकली एक अनंत चीज़ है, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसका कोई पैरामीटर नहीं है नापने का। ये बिल्कुल ही एक ऐसा स्पेस है जो दूर दूर तक फैला पड़ा है, आप इसको नाप ही नहीं सकते ये कितना लंबा है, लाइट ईयर्स में भी आप इसको नहीं नाप सकते। इसलिए यूनिवर्स की कितनी डिस्टेंस है, कितना रेडियस है, ये सब कुछ नहीं पता हमको। इतना पता है कि यूनिवर्स इज एन एंडलेस स्पेस, इज एन एंडलेस वैक्यूम। ठीक है, अब इसी यूनिवर्स में खूब ढेर सारी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज। ठीक है, और इन्हीं हर एक गैलेक्सीज में खूब ढेर सारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स। ठीक है, स्टार मतलब कैसे, स्टार एक बड़ा गोला होता है एनर्जी का, जैसे हमारे यहाँ सन है वो एक क्या है, वो एक स्टार है, तो वो एक गोला है एनर्जी का। उसी तरीके से हर एक गैलेक्सी में खूब ढेर सारे गोले होते हैं एनर्जी के, जिनको हम लोग स्टार कहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप समझिए कि ये जो स्टार हैं, हर एक स्टार अपने पास एक सोलार सिस्टम रखता है। जैसे हमारा सोलार सिस्टम है 8 प्लैनेट्स का, वैसे ही हर एक स्टार के पास, हर एक गैलेक्सी के अपना अपना सोलार सिस्टम होता है। तो इसमें आप यूँ समझिए कि हर एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार्स होते हैं। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको, इसको एग्जैक्ट ना मानिएगा, बिल्कुल अप्रॉक्स है, ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, माना जाता है कि हर एक गैलेक्सी, जैसे ये गैलेक्सी है तो इसके अंदर लगभग 100 मिलियन स्टार्स होंगे, और ऐसे ही हर गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार्स होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब जो यूनिवर्स है, जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा बक्सा बनाया था, इसमें जितनी गैलेक्सीज हैं उनका भी नंबर बताया गया है। तो ये जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर, इनका जो नंबर बताया गया है वो है 100 मिलियन। यानी कि पहली बात तो यूनिवर्स में लगभग 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है, यूनिवर्स में लगभग 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार हैं। यानी कि अगर हम बात करें, एक रफ आइडिया लें, तो यूनिवर्स में कितने स्टार हो गए, 100 मिलियन इंटू 100 मिलियन, यानी कि 10 टू द पावर 4 मिलियन स्टार्स आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन यूनिवर्स। ये बिल्कुल अप्रॉक्स डेटा है, इसको आप करेक्ट बिल्कुल ना समझिएगा, बस एजम्पशन है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने देखा कि गैलेक्सी क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, और कैसे प्लैनेट फॉर्म होते हैं नेबुला से। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूं नेबुला की, क्योंकि आपने नेबुला इमेजिनेशन तो कर लिया होगा, लेकिन समझ लीजिए कैसा होता है। जो नेबुला देखिए इस टाइप का है, ये आपको देखने में क्लाउड लग रहा है। ठीक है, ये जो क्लाउड है इसी के अंदर एक गैसेज हैं। ठीक है, ये गैसेज में कौन कौन मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा, हीलियम मौजूद होगा
और मीथेन मौजूद होगा CH4। ठीक है, ये सारी गैसेस होती हैं और यही जब कंडेंस कर जाती हैं तो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का नेबुला है। आप इसको एक दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी फोटो रख सकते हैं दिमाग में ताकि नेबुला आपको याद रहे। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। तो अगली में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि यूनिवर्स क्या है और गैलेक्सी क्या है और ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं कि यूनिवर्स और गैलेक्सीज आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया है कि यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज होती हैं, लेकिन इसको और डेप्थ में समझें क्योंकि हमने वो बहुत सिंपलर वे में आपको समझाया है कि किस तरीके से यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं। थोड़ा सा डेप्थ में समझें। वैसे अगर आपको समझ में ये नहीं भी आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, लेकिन फिर भी आपको एक ज्योग्राफी में रफ आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसी हैं, इसलिए हो सके तो समझ लीजिए इसको। तो जो यूनिवर्स है, ये जो आपको पूरा ब्लैक दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, ये एंडलेस क्या है, ये यूनिवर्स है पूरा। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्स है इसी के अंदर खूब ढेर सारे सुपर क्लस्टर होते हैं। सुपर क्लस्टर क्या होते हैं? सुपर क्लस्टर का मतलब है कि उसके अंदर खूब ढेर सारे ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सब क्या है, एक साथ इकट्ठा हुए कुछ कुछ आपको चमकीला चमकीला दिख रहा है, ये सब बेसिकली सुपर क्लस्टर हैं। और इन्हीं में से एक सुपर क्लस्टर को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें, ठीक है, तो वो क्या निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि अगर आप एक सुपर क्लस्टर का एक हिस्सा मैग्नीफाई करें इतना सा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर खूब ढेर सारे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज आते हैं। और उन्हीं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में से अगर एक ग्रुप को आप मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप को आपने मैग्नीफाई किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गैलेक्सी आप देख पाते हैं। और फिर एक गैलेक्सी को जो मैग्नीफाई करते हैं तो वो आ जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब इसी मिल्की वे गैलेक्सी को अगर आप और मैग्नीफाई करें तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ये हमारी सोलार सिस्टम मौजूद है इसी मिल्की वे गैलेक्सी में। ये देखिए, मैग्नीफाई इसको भी कर दें तो मिल्की वे गैलेक्सी का ये जो पॉइंट है, ये जो हमने मार्क किया है, ठीक है, इस पॉइंट पे ही हमारा सोलार सिस्टम मौजूद है। जो हमारा सोलार सिस्टम है, जहाँ हमारा सन है, अर्थ है, ठीक है, ये सब जहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा सन हो गया सेंटर में सोलार सिस्टम के, ये सोलार सिस्टम हो गया। ठीक है, और इस सन को रिवॉल्व करते हुए हमारी ये अर्थ हो गई। ठीक है, तो बेसिकली आप सोचिए, आप अर्थ पे हैं और आपको अर्थ कितना बड़ा लगता है, कितना बड़ा लगता है, ठीक है ना। आप अर्थ पे हैं, आपको अर्थ बहुत बड़ा लगता है, सोचते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन असलियत में तो दुनिया ही कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया सोलार सिस्टम में कितनी छोटी है। आप ये सोचिए, सबसे बड़ा प्लैनेट भी नहीं है हमारा अर्थ सोलार सिस्टम में, तो एक्चुअली अर्थ की साइज जो है वो बहुत छोटी है। ठीक है, और सोलार सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। और सोलार सिस्टम कहाँ है हमारा, ये स्टार कहाँ है हमारा सन, ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्टिकल के रूप में, बस यहाँ पर इतने में, वो भी बहुत बड़ा बना दिया मैंने, बहुत छोटा होगा ये। मिलियंस ऑफ स्टार्स की है मिल्की वे गैलेक्सी में, एक ही स्टार तो है नहीं, ये हमने पढ़ा है कि एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो एक स्टार को हमने मैग्नीफाई किया, अपना सन, और उसके आसपास के सोलर सिस्टम को देखा। ठीक है, और ये जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ये भी बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये एक लोकल ग्रुप को बिलोंग करता है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के। और ये जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, ये लोकल सुपर क्लस्टर को बिलोंग करता है। और ये लोकल सुपर क्लस्टर किसको बिलोंग करता है, यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स में ये जो लोकल सुपर क्लस्टर है, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे होंगे भी, ये तो कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स का हिस्सा में कुछ भी नहीं है। तो मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा होगा और कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी यूनिवर्स में, आप सोच सकते हैं। जब एक स्टार के एक प्लेनेट में लाइफ है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और स्टार के किसी और प्लेनेट में लाइफ ना हो? बेशक हो सकता है। तो इसलिए भी ये ऐसा आप कभी ना समझिएगा कि पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है। ऐसा अभी कोई खोज नहीं हुआ है, ऐसा अभी कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये कह सकें कि अर्थ ही में लाइफ है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या है, लोकल सुपर क्लस्टर, लोकल सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, और लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अपना सोलार सिस्टम, और अपने सोलार सिस्टम में अपना अर्थ। ठीक है, तो ये कैसे चीज़ें डिड्यूस होती चली गई आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर आगे थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं इसको। तो अब जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज लिया हुआ है। ये हमारा पूरा का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा सोलार सिस्टम यहाँ कहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा हमारा सोलार सिस्टम है व्हेन वी कंपेयर इट विद द होल ऑफ यूनिवर्स, विद द गैलेक्सी एंड विद द मिल्की वे गैलेक्सी इटसेल्फ। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें सोलार सिस्टम में तो कौन कौन से प्लैनेट हैं, तो सबसे पहले आता है मरकरी। ये देखिए कितना पास है सन के। ठीक है, इसके सोलर फ्लेयर भी जो हैं मरकरी पे गिरते रहते हैं सन के, जिसकी वजह से मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो चुका है। अब इसका कोई एविडेंस ही नहीं था कि पहले मरकरी के पास एटमॉस्फेयर था भी कि नहीं, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप आगे पढ़ेंगे कि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है,
तो मरकरी का जो एटमॉस्फेयर नहीं है उसका बड़ा कारण ये साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो सन है इसकी जो ये तपिश है, सोलर फ्लेयर जो ये फेंकता रहता है अपने से दूर दूर ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके अंदर मरकरी का एटमॉस्फेयर कभी चपेट में आ गया होगा और इसलिए मरकरी का एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा उड़ गया होगा, ठीक है। फिर मरकरी के बाद जो अगला हमको प्लेनेट देखने मिलता है वो है वीनस, ठीक है। वीनस लगभग अर्थ के साइज का ही है और वीनस के अगले नंबर पे आता है अर्थ, ठीक है। और ये जो अर्थ है, ये अर्थ, ठीक है, इसी पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है इन अवर सोलर सिस्टम, जहाँ तक हमें पता है। फिर अर्थ के बाद मार्स आता है, ठीक है ना। और अर्थ और वीनस को ट्विन कहा जाता है, ये आप आगे पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका साइज सेम है, डेंसिटी सेम है लगभग, ठीक है ना। फिर मार्स आता है, मार्स के बाद आपका जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद प्लूटो। अब ये जो प्लूटो है ये हमारा प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में घोषित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा इलेप्टिकल है, कुछ ज़्यादा ही इलेप्टिकल है, कहीं बहुत ज़्यादा पास आ जाता है तो कहीं बहुत ज़्यादा दूर चला आता है। और प्लूटो इतना छोटा है कि इसको रिजम्बल करने वाले आपको एस्टेरॉयड भी देखने मिल जाएंगे पूरे के पूरे स्पेस में। तो जब प्लूटो के बराबर के एस्टेरॉयड ही हैं तो प्लूटो इतना छोटा प्लैनेट है कि उसको प्लैनेट आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ प्लूटो और बाकी जितनी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन प्लैनेट्स और ये जो प्लूटो है इनका आपस में डिस्टेंस कितना है अर्थ से वो समझते हैं। तो अर्थ से बात करें तो अर्थ से जो मार्स है वो 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, अर्थ से मार्स 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसी के साथ जुपिटर जो कि हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है वो अर्थ से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। और मिलियन छोड़िए, अब ये जुपिटर तो चलिए, जुपिटर तक जो प्लैनेट थे वो थोड़े पास थे अर्थ के, लेकिन जुपिटर के जो बाद वाले प्लैनेट हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं अर्थ के, क्योंकि यहाँ पर आप सैटर्न से देखिए, यहाँ पर सीधे यूनिट बदल गई बिलियन किलोमीटर, यानी कि अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है सैटर्न, ठीक है। और इनफैक्ट जुपिटर और सैटर्न के बीच में ही दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर सैटर्न से और आगे चले गए तो यहाँ पर देखिए लगभग सैटर्न तक जितनी दूरी थी अर्थ से उसकी दुगनी दूरी 2.7 बिलियन किलोमीटर यूरेनस की है, ठीक है। उसी के बाद अगर आप यूरेनस को भी छोड़ दें तो यूरेनस से बहुत ज़्यादा दूर नेपच्यून है अर्थ से, तो ये 4.4 बिलियन किलोमीटर हो गया। और 4.4 छोड़िए, ये तो पूरा का पूरा लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर और ज़्यादा दूर अर्थ से कुछ ज़्यादा ही दूर है प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। आप मान के चलिए ये लगभग 6 बिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा रफ आइडिया देने के लिए था कि कौन प्लैनेट कितना दूर है, कौन किसके कितना पास है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है वो डिजाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे अगले स्लाइड पे। तो अब यहाँ पर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट, आप यहाँ पर मैंने सोलर सिस्टम की फोटो ला के रखी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख ही लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं बेसिकली हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं उनको हम पहले काउंट कर लेते हैं। पहले मरकरी आ गया, फिर दिखाने के लिए काउंट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर है, आप स्पॉट कर पाएंगे। मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, ठीक है, फिर मार्स, 4 हुए। फिर आता है आपका जुपिटर, 5 हो गया। फिर आता है आपका सैटर्न, 6 हो गया। फिर आता है आपका यूरेनस, 7 हो गया। फिर आता है आपका नेपच्यून, 8 हो गया, ठीक है। तो आपके कितने प्लैनेट हो गए? 8 प्लैनेट हो गए। और कहाँ कहाँ पर है वो हमने स्पॉट करके दिखा दिया, और सेंटर में सन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, समझ लिया स्पेस में। अब पहला जो हमारा है मरकरी, तो मरकरी के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हाईलाइट करते हैं। तो मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ये चीज़ याद रखिए। अगली चीज़ क्या है कि ये सन के सबसे नज़दीक है, ये चीज़ याद रखिए। और सन के सबसे नज़दीक होने के कारण अभी हमने पीछे देखा था कि सन के सोलार फ्लेयर यानी कि इसकी जो तपिश है सन की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है मरकरी के ऊपर कि इसके जो एटमॉस्फेयर है मरकरी का वो लगभग गायब हो चुका है। अब ये एक थ्योरी है कि एटमॉस्फेयर यहाँ पर है नहीं, थ्योरी मतलब इन द सेंस ये तो पक्का है कि एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं एटमॉस्फेयर, इसकी एक थ्योरी ये है कि यहाँ पर जो सोलार फ्लेयर हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे कि मरकरी जो है उसके साथ क्या हुआ कि उसके सारा एटमॉस्फेयर चला गया। अब मरकरी पे जो 1 साल होता है वो 88 डेज का होता है, ठीक है। 1 साल मरकरी पे कितने दिन का होता है? 88 डेज का। अब ये डेज क्या हैं? डेज किसी भी प्लेनेट का इस बात पे डिसाइड होता है कि वो एक चक्कर यानी कि एक रिवॉल्यूशन, जैसे ये है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन पर ए है, ठीक है, ये पॉइंट अगर कोई है ए,
ठीक है। तो ये ए पॉइंट जब ऐसे घूमता है प्लैनेट लेकर के, तो वापस जब ए पॉइंट यहाँ पर आता है इसी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो एक चक्कर लगा लेता है प्लैनेट। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब एक प्लैनेट पूरा एक चक्कर लगाता है अपने ही जगह पर, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। वो घूमा, एक चक्कर घूमा, चक्कर मतलब कि अपने ही एक्सिस पे घूमा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम गया, ये तो रिवॉल्यूशन हो गया। हम बात कर रहे हैं कि वो अपने ही एक्सिस पे घूमा, यानी कि ऐसे ऐसे घूमा, ठीक है, और एक चक्कर घूमा, तो उसको रोटेशन कहते हैं। और उस एक रोटेशन को उस प्लेनेट का एक दिन कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से करते करते अपने एक्सिस पे घूमते घूमते जो प्लैनेट्स हैं वो धीमे 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 रिवॉल्व भी करते रहते हैं, और रिवॉल्व कर करके वापस अपनी वहाँ जगह आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे घूमना होता है, और रिवॉल्यूशन सन के आसपास घूमने को कहते हैं, ठीक है। और इन सभी का पाथ देखिए, जो घूमने वाला है वो इलेप्टिकल है। अच्छा, अब ये जो मरकरी है इसका एक साल 88 डेज का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 88 डेज का एक साल होता है मरकरी का। 88 डेज मतलब कि मरकरी जो है अपने एक साल में 88 टाइम्स रोटेट कर लेता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मरकरी जो सबसे पास में है अर्थ के, सन के मरकरी सबसे पास में है, तो इसको गर्म होना चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो भले कितनी भी हीट पड़े, एक लेवल के बाद ये हीट को तुरंत रेडिएट कर देता है, क्योंकि ये इसके पास कोई ग्रीन हाउस गैसेज है ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ट्रैप क्या करेगा हीट को? हीट को ट्रैप ही नहीं कर सकता, ये तुरंत रेडिएट करेगा। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि मरकरी जो है जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा भी होता है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। जैसे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो ये सब क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लेकिन मरकरी पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो टेम्परेचर क्या खाक मेंटेन होगा? इसलिए समझिए इसको, ठीक। तो ये हो गया मरकरी के बारे में। अब अगला पढ़ते हैं, अगला होगा हमारा वीनस के बारे में। अभी एक और प्लेनेट जो हमको देखना है वो है वीनस। वीनस यहाँ पर है। अब ये जो वीनस है ये 224 दिन के अराउंड डेज लेता है, यानी कि 224.7 डेज। 0.7 मतलब कि एक दिन का 7वां भाग, ठीक है, वो समझिए। तो यहाँ पर आप बेसिकली याद रखिए कि 224 से 225 दिन लेता है वीनस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। ये वीनस की खास बात है। और वीनस की एक और खास बात कि ये अर्थ का ट्विन माना जाता है। अर्थ का ट्विन इसलिए माना जाता है क्योंकि अर्थ के बराबर का साइज, अर्थ के बराबर का मास, अर्थ के बराबर की डेंसिटी है इसकी, ठीक है। तो सब कुछ लगभग अर्थ के बराबर का है। लेकिन वीनस जो है बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है, यानी कि वीनस पूरे के पूरे सोलार सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार के जो हार्मफुल गैसेज होते हैं वो देखने मिलेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, ये यहाँ पर एसिड रेन कॉज कराते हैं और यहाँ के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा गर्म रखते हैं और एक्ट करते हैं एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं सन की और टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं उस प्लैनेट का। क्योंकि वीनस में ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज मौजूद हैं, तो वो सब अब्जॉर्ब करते हैं हीट को और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है अर्थ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन 365 डेज में होता है। अब 365 के आगे भी जो डेज हैं कभी कभी वो भी होते हैं, तो कभी कभी एक साल जो लीप ईयर आपका ऐड होता है एक्स्ट्रा हर 4 साल में, वो इसलिए होता है क्योंकि 365/1/4 डे होता है यहाँ पर। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, 365/1/4 डेज मतलब 1/4 डे हर साल एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन हम लोग उसको एक साल में काउंट नहीं करते, हम लोग उसको 4 साल बाद एक दिन और बढ़ा करके काउंट कर लेते हैं, जो फरवरी में हम लोग बढ़ा लेते हैं 29 फरवरी करके लीप ईयर के तौर पे, ठीक है। अब ये जो अर्थ है इसके पास एक सैटेलाइट है खुद का जिसका नाम है मून। ये मून जो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है अर्थ के, मतलब अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये एक ऑर्बिट है जिसमें इसका मून रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो जो मून है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, यानी कि ईस्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूव करता है जो आपका ये मून है। तो आप अर्थ के बारे में समझ में आया होगा कि अर्थ का जो मून है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, और मून का जो रिवॉल्यूशन है, यानी कि जैसे ये अर्थ है, तो मैं आपको एक डायग्राम को थोड़ा समझा के बताता हूँ। तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के आजू बाजू मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो मून जब ऐसे पूरा एक चक्कर लगा लेगा, रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी पॉइंट पे आकर के, तो ये कितने दिन लेता है? तो ये 27.5 दिन देता है, यानी कि 27.5 डेज लेता है एक रिवॉल्यूशन में मून, ठीक है। अब अगली चीज़ समझते हैं, वो है मार्स। तो मार्स ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के बाद आता है, चौथे नंबर पर।
यहाँ पर प्लांट लाइफ की पॉसिबिलिटी दर्शाई है साइंटिस्ट ने, क्योंकि यहाँ पर मीथेन प्रेजेंट है। यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस भी पाए गए हैं जिनके थ्रू ये बताया गया है कि यहाँ पर कभी ना कभी पानी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्शी रीजन्स पाए गए हैं, कहीं कहीं पर आपको गली के निशान देखने मिलते हैं। तो ऐसी सी चीज़ थी। अगला एक प्लेनेट है वो है जुपिटर, जो कि मार्स के बाद आता है 5वें नंबर पे, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। इसके ऊपर जो है आपको धब्बे देखने मिलेंगे जुपिटर पे, सर्कुलर डार्क एंड लाइट सर्कल। आप यहाँ देख सकते हैं, जुपिटर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे धब्बे हैं, ये देख रहे हैं ना। अभी मैं बैक करके दिखाता हूँ, आप ये देखिए यहाँ कैसे कैसे धब्बे पड़े हुए हैं, रेड कलर के और ब्राउन कलर के, डार्क कलर के, ठीक है, लाइट कलर के, ऐसे सर्कल यहाँ पे जुपिटर के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। यहाँ पर आपको सर्कुलर डार्क एंड लाइट सर्कल देखने मिलेंगे। इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 11.9 ईयर्स लगते हैं, यानी कि कितने साल हो गए, लगभग लगभग 12 साल लगा देता है जुपिटर अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और इसके आजू बाजू 12 सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। अभी इसके सामने स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि आप जिस भी ईयर में देख रहे हैं उस ईयर में आप अपने आप को अपडेटेड रखें सैटेलाइट से, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नया सैटेलाइट खोज ही लिया जाता है, या फिर हर 3-4 सालों में कोई ना कोई नया सैटेलाइट खोज लिया जाता है किसी प्लेनेट का, तो वो ऐड होता चला जाता है। तो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है कि आप जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सैटेलाइट को लेकर के वो अपने पास रखें। ये बुकिश है, जिस साल ये बुक लिखी गई थी उस साल की ये डेटाबेस के हिसाब से है। फिर टेम्परेचर जो है जुपिटर का वो -130 डिग्री सेल्सियस है, और ये पूरा का पूरा गैसियस प्लैनेट है। यहाँ पर आपको टेरेस्ट्रियल बॉडी देखने नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको ज़मीनी सतह देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको, जहाँ तक अभी तक स्पेस साइंटिस्ट का अनुमान है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गैसेस और हवाएं चलती हुई देखने मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही एटमॉस्फेयर है, सिर्फ और सिर्फ हवा है, ठीक है। फिर अगला प्लैनेट जो जुपिटर के बाद आता है वो है सैटर्न। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज़ 9 सैटेलाइट्स। पिछले में जुपिटर के पास 12 सैटेलाइट थे, इसके पास 9 सैटेलाइट हैं। इसका एक साल जो होता है सैटर्न का एक साल, यानी कि सैटर्न एक बार रिवॉल्यूशन जब तक लगाता है तब तक पृथ्वी के 29.5 साल पूरे हो चुके होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप पैदा हुए और जब आप 30 साल के हो गए तब आप समझ जाना कि सैटर्न ने अपना एक रिवॉल्यूशन लगा लिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक। तो मतलब हमारी आधी जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के एक रिवॉल्यूशन में चली जाती है। फिर आता है यूरेनस। तो यूरेनस से क्या है कि यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हो, ठीक है। ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है और इसके पास 5 सैटेलाइट हैं। फिर एक और प्लेनेट जो है वो है आखिरी प्लेनेट नेपच्यून। इसके पास 2 स्मॉल सैटेलाइट हैं। और एक चीज़ जो आपको कॉमन तौर पे याद रखनी है कि जितना जितना आप सन से दूर जाते चले जाएंगे उतना ही वो प्लेनेट ठंडा पड़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं शेप ऑफ अर्थ की। तो अर्थ का शेप कैसा है, इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी। पुराने टाइम पर लोग ये मानते थे कि अर्थ का शेप प्लेन है, बिल्कुल इस तरीके से, और अर्थ के पास कोई एंड होगा, यानी कि अगर हम लगातार अर्थ के ऊपर चलते चले जाए, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हो और आप लगातार अर्थ की एक छोर की तरफ चलते चले जाओ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर अर्थ खत्म हो जाएगी और आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे गिर जाओगे और आप मर जाओगे। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ खोज हुए, कुछ डिस्कवरीज हुई, कुछ एविडेंस मिले जिसकी बिना पे ये बोला जाने लगा कि अर्थ का शेप स्फीयर है, बॉल के टाइप का है, ठीक है। बाद में कुछ लोगों ने बोला कि अर्थ का शेप स्फीयर भी नहीं है, ये जियोइड है, यानी कि अपने पोल्स पर, अपने इन वाले पार्ट्स पर जो है ये थोड़ा सा फ्लैट है और बाकी हिस्सों में ये सर्कुलर है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 थ्योरीज हैं और तीनों के लिए कुछ कुछ एविडेंसेस हैं। प्लेन वाली थ्योरी तो माना ही गया था पहले, तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही एक मिथ था। तो मिथ टूटा जब हमारी डिस्कवरीज हुई, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि ये जो प्लेन वाली थ्योरी थी ये मिथ थी, इसको तोड़ने के लिए आगे एविडेंस आए। तो कुछ एविडेंस आए वो 8 एविडेंस थे, और वो 8 एविडेंस ने ये बताया कि अर्थ स्फीयर है। तो अर्थ स्फीयर है वो किस बात से प्रूव होता है, वो इस बात से प्रूव होता है, इन 8 एविडेंस को पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो अर्थ किस तरीके से स्फीयर है वो समझिए आप। तो पहला एविडेंस आता है सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन में क्या हुआ था कि एक जनाब थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने 1519 से 1522 यानी कि लगभग 3 साल जो है, नहीं 4 साल, 19, 20, 21, 22, इन्होंने 4 साल जो है अर्थ की पूरी चक्कर लगाया। मतलब कि एक पॉइंट पे शुरू किया अर्थ से, ठीक है, यहाँ कहीं शुरू किया होगा, और फिर घूमे घूमे पूरे अर्थ को घूम करके वापस से यहीं आ गए। तो इन्होंने देखा कि अरे मैं तो वहीं आ गया जहाँ शुरू किया था। तो इन्होंने सोचा कि अर्थ पक्का बात है कि ये स्फीयर है। फिर उसके बाद शिप की विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। शिप की विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट में क्या है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, एक थोड़ा सा ड्राइंग करके समझाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर अर्थ ऐसे होती, प्लेन अगर अर्थ है आपकी और ये ओशन है मान लीजिए, ठीक है, अगर और अर्थ प्लेन है और ये ओशन है, ठीक है। तो अगर आप शिप चला रहे हो, यहाँ पर शिप हो गया, ठीक है,
और मान लीजिए बाजू में कोई और शिप है, ठीक, और इसके ऊपर इसका एक ये लगा रहता है जिसको आप पोल बोल लीजिए, या फिर इसका एक नाम होता है, वो नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक टाइप का पोल होता है जो शिप के ऊपर लगा रहता है, विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द विंड वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द शिप, ठीक है। इसको हल बोलते हैं या मास्क बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए अगर आप फ्लैट अर्थ पे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर आप खड़े हैं और देखेंगे तो आप पूरा का पूरा शिप देख पाएंगे, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों जो है बराबर बराबर आपको दिखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो आपको इसका ऊपर वाला पोल भी दिखेगा इस शिप का, अगर अर्थ फ्लैट है। लेकिन अगर अर्थ स्फीयर है तो क्या, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपकी शिप है, ठीक है, और ये इसका पोर्शन हो गया ऊपर वाला, और एक शिप आपकी यहाँ पर है और ये इसका ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर टॉप से अपने शिप से, मान लीजिए आप इस शिप पे खड़े हो, तो अगर आप इस शिप के टॉप से देखोगे तो आपको ये व्यू देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस व्यू के हिसाब से आपको ये शिप ही नहीं दिखेगी, आपको ये शिप ही नहीं दिखेगी। और थोड़ा और नीचे आकर देखोगे तो आपको ये व्यू देखने मिलेगा, यानी कि अब जाकर के आपको इसका ऊपर वाला पोर्शन देखने मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ फ्लैट नहीं है। जब आपको देखोगे, जब आप देखते होगे तो बहुत दूर से कोई शिप आती है तो उसका बहुत ऊपर वाला हिस्सा और बहुत छोटा सा पिक्चर आपको देखने मिलता है। क्यों मिलता है? अगर अर्थ फ्लैट ही है तो आपको बराबर दिखना चाहिए हर टाइम पर। आपको ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे वो शिप पास आती है वैसे वैसे आपको क्लियर दिखना चालू होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का शेप स्फीयर है, आपको विजन जो है वो ऊपर का मिलता है, क्योंकि अर्थ का शेप स्फीयर है तो थोड़ा टिल्टेड होता है जो दूसरा शिप है जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका शिप वाला कॉन्सेप्ट, तो ये होता है आपका शिप विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। फिर आता है सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट का क्या मतलब है कि ऐसा क्यों होता है कि आपको लगता है कि सन उग रहा है और सन डूब रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ स्फीयर है, और स्फीयर ऑब्जेक्ट जब है, ये जब स्फीयर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब सन का रे पड़ता है ऐसे ऐसे, तो क्योंकि स्फीयर ऑब्जेक्ट पे आप कभी ट्राई करके देखिएगा, कोई बॉल लीजिए और उसके ऊपर लाइट फेंकिए तो उसका जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पर डार्क रह जाता है, और जो एक्सपोज्ड पोर्शन है लाइट को यहाँ पर डे हो जाता है, यहाँ पर उजाला हो जाता है। तो वैसा ही अर्थ के साथ है, तो जहाँ पर उजाला है वहाँ पर सनराइज हुआ है, और जहाँ पर डार्कनेस आ रही है या फिर आ चुकी है वहाँ पर सनसेट हुआ है, ठीक है। तो सनराइज एंड सनसेट का कंसेप्ट भी जो है स्फीयर के एविडेंस में जा रहा था। ल्यूनार एक्लिप्स, ल्यूनार एक्लिप्स मतलब कि चंद्र ग्रहण, यानी कि जो चंद्रमा पे रोशनी गिरती है सनलाइट की, वो रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? क्योंकि यहाँ पर बीच में अर्थ आ गया, तो अर्थ ने क्या किया, मून के बीच में आकर के और सन के बीच में आकर के सारी की सारी रोशनी अपने पास ले ली, और अब जो मून है इसके पास खुद की, मतलब इसके ऊपर जो रोशनी आ रही थी सन की, जिसको ये रिफ्लेक्ट करके करता था, वो अब गायब हो गया। इसलिए बोलते हैं कि चंद्रमा गायब हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब अर्थ जो हो स्पेरिकल हो शेप में, क्योंकि ये तो हमको पता है कि मून स्पेरिकल है क्योंकि वो दिखता है स्पेरिकल, ठीक है। तो ये तो पक्का है, लेकिन किसी स्पेरिकल चीज को वही चीज ढक सकती है जो खुद भी स्पेरिकल हो और आकार में बड़ी हो। तो हमारी अर्थ आकार में बड़ी है और स्पेरिकल है, इसी वजह से अपने ऊपर आधा जो है, अपने ऊपर अपने आधे पोर्शन पर इसका पूरा पूरा सनलाइट ले लेता है और इसके ऊपर जाने नहीं देता। मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए कि अगर ये मून होता और हमारा अर्थ जो है ऐसे फ्लैट होता, तो क्या होता, एक हिस्से पे, बहुत छोटे हिस्से पे या बहुत छोटे हिस्से पे जो है अर्थ की रोशनी आती और बाकी तो मून पे चली ही जाती ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इन दैट केस लूनर एक्लिप्स हो ही नहीं पाता, लेकिन लूनर एक्लिप्स होता है, हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो है अर्थ इज स्पेरिकल, ठीक। अगला चीज है प्लेनेटरी बॉडी स्पेरिकल। हमने बाद में टेलीस्कोप का निर्माण किया और दूर देखने वाली चीजों का निर्माण किया, जिससे हमें पता लगा कि प्लेनेटरी बॉडीज, जो बाकी बॉडीज हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अभी हम देख के आए हैं कि यूरेनस को टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये जो जितनी बॉडीज हैं, इनकी बॉडीज हमको, इनका शेप जो है हमको स्पेरिकल देखने मिला। फिर जब हमने सैटेलाइट्स का निर्माण किया तब एरियल फोटोग्राफ, जो स्पेस में जाकर के जब हमने फोटोग्राफ ली तो हमने को पता लगा कि हमारा जो अर्थ है वो तो स्पेरिकल है शेप में, लगभग स्पेरिकल है शेप में, ठीक है। सर्कुलर हॉरिजॉन, ठीक है। तो ये जो एविडेंसेस थे, इन्होंने इस बात को प्रूव किया। अब सर्कुलर हॉरिजॉन क्या है ये समझते हैं। सर्कुलर हॉरिजॉन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर लिए, अब मान लीजिए दो केसेस हैं, एक केस में आप मान रहे हो कि अर्थ जो है ये फ्लैट है, एक केस में आप मान रहे हो अर्थ जो है स्पेरिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा समझिए। तो अगर आप मान लीजिए हेलीकॉप्टर लिए और ये ऊपर चलेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए, पॉइंट ए पर, ठीक है, और यहाँ पर आप अर्थ पे थे, अर्थ से ऊपर गए, यहाँ पर आ गए इस पॉइंट पे, ये भी पॉइंट ए ही है, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट ए पर फ्लैट अर्थ के ऊपर जाओगे तो चाहे पॉइंट ए पर जाओ तो भी इतना ही दिखेगा, चाहे यहाँ पर रहो, नीचे रहो थोड़ा, पॉइंट बी पर रहो तो भी इतना ही दिखेगा, ठीक है, चाहे पॉइंट सी पर रहो तो भी इतना ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ फ्लैट है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। लेकिन अगर अर्थ स्पेरिकल है तो उतना नहीं दिखेगा।
जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे उसका रेंज दिखने का बड़ा होता चला जाएगा। कैसे, समझिए इसको। ये ए पॉइंट पर आप गए तो आपने देखा, ए पॉइंट का थोड़ा सा पहले नीचे लेते हैं, कोई एक बी पॉइंट था जहां पर आप गए स्फेरिकल अर्थ के ऊपर, तो आपने देखा कि आप इतना एरिया देख पा रहे हो अर्थ का, यानी कि कितना, इतना एरिया, ठीक है ना, कितना देख पा रहे हो, इतना एरिया, ठीक है। लेकिन और आप बी के ऊपर गए, आप ए पे गए तो आप इतना एरिया देख पा रहे हो अर्थ का, यानी कि आपने और बड़ा देख लिया। तो हमने ये चीज नोटिस की, जब हम ऊपर जाते जाते हैं तो हमको अर्थ का एक मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन दिखना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमको दिखना ज्यादा चालू हो जाता है, उसकी रेंज बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर हॉरिजन। और सर्कुलर हॉरिजन का कंसेप्ट यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है। ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन कर्व्ड अर्थ, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका अर्थ जो है वो फ्लैट है, तो अगर हम लोग पोल 2 लगाते हैं, 3 पोल लगाते हैं, तो क्या होगा कि इनका जो हाइट है वो सेम आएगा और सब बराबर दिखेंगे। लेकिन अगर वहीं कर्व्ड अर्थ है तो एक अगर बराबर ही लेंथ के पोल हम लोग लगाएं अलग अलग 3 दूर दूर पॉइंट पर, तो हम देखेंगे कि इनको आप बराबर नहीं देख पा रहे हो। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से देखोगे तो ये दोनों पोल तो दिखेंगे ही नहीं आपको, यहाँ से देखना चालू करोगे तब दोनों पोल दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि या तो आपने बराबर पोल नहीं लगाए या तो फिर अर्थ कर्व्ड है, क्योंकि हमने पहले ही नाप के रखा था कि वो पोल बराबर थे, तो हमको ये पता है कि अब अर्थ कर्व्ड है, ठीक है। कर्व्ड इन द सेंस स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है जियोइड का। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अब ये देखिए 2 पोल होते हैं आपके अर्थ के, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और अब जियोइड को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद इस पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक अलग है। तो जियोइड का कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में ये बोला जाने लगा कि अर्थ स्फेरिकल भी नहीं है, अर्थ जियोइड है। जियोइड का मतलब है इस टाइप का शेप, इस टाइप का शेप, मतलब ये देखिए आप यहाँ पर क्या है कि अर्थ यहाँ पर इक्वेटर पे स्फेरिकल है और पोल्स पे फ्लैट है। दिस इज कॉल्ड जियोइड शेप, ठीक है। ये चीज आपको बस इतनी सी याद रखनी है। और इसको प्रूव कैसे किया गया, जब मेजरमेंट लिया गया अलग अलग टेक्नोलॉजी से अर्थ के पैरामीटर्स का, अर्थ के डायमीटर का, अर्थ के रेडियस का, ठीक है, अर्थ के सरकमफेरेंस का, तो पता लगा कि जो सरकमफेरेंस है अर्थ का इक्वेटर पे, जैसे ये इक्वेटर है ना, ये देखिए इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है, ठीक है। तो इक्वेटर पर जो अर्थ का सरकमफेरेंस है वो 24,197 माइल्स आ रहा था, और पोल्स पर वो थोड़ा कम था, यानी कि 83 माइल्स कम था इक्वेटर से। यानी कि क्या हुआ कि मतलब आप इस तरीके से समझिए कि आपको समझाता हूं मैं, आप इस तरीके से इस पूरे के पूरे अर्थ का ऐसा सरकमफेरेंस ले रहे हो। इसका मतलब क्या है, इक्वेटर, क्योंकि ये देखिए इक्वेटर थोड़ा कर्व्ड है, इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ होगा वो इक्वेटर पे थोड़ा सा ज़्यादा सरकमफेरेंस देगा, और पोल थोड़े फ्लैट हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पूरा का पूरा पोल का सरकमफेरेंस निकालोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये पोल का सरकमफेरेंस कम आएगा, और वही चीज हुई, कम आया भी, और इस वजह से हम मानते हैं कि अर्थ का शेप जियोइड है। अगला जो हमको कॉन्सेप्ट देखने मिलता है वो डायमीटर भी हमने नापा, तो पता लगा इक्वेटर पर जो डायमीटर आ रहा है और जो पोल पे डायमीटर आ रहा है वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। पोल पे डायमीटर कम आ रहा है और इक्वेटर पे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर कहीं ना कहीं स्फेरिकल है और पोल कहीं ना कहीं फ्लैट है। तो जियोइड शेप हमारा रिसेंट डिस्कवरी है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ इज ऑफ अ जियोइड शेप। अब अर्थ जियोइड शेप का है, और इसी के साथ थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझिए यहाँ पर, अर्थ के बारे में थोड़े पैरामीटर्स। तो अर्थ के बारे में पैरामीटर्स का समझनी है। डे एंड नाइट का फीचर तो आपको पता ही है अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, ठीक है, कि एक हिस्से पे, आधे हिस्से पे अर्थ के जो है आपका डे रहता है, आधा नाइट रहता है। क्यों? क्योंकि आधे पे सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, आधे पे पहुंच जाती है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। अर्थ के पैरामीटर्स के बारे में कुछ समझते हैं। अर्थ जो है वो अपना एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे नहीं रोटेट करती। ये अर्थ जो है थोड़ी टिल्टेड है। टिल्टेड कैसे है, आप इस तरीके से समझिए कि अर्थ टिल्टेड इन द सेंस इसलिए है क्योंकि ये जो, अगर आप अर्थ ऐसे देखें स्पेस में, तो आप सोचेंगे कि अर्थ के थ्रू एक नॉर्मल लाइन सीधी परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के अराउंड बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये रिवॉल्व कर रही होगी अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ जो है एक टिल्टेड लाइन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो टिल्टेड लाइन लिए है जिसको मैंने मार्क कर रखा है, और वो ऐसे रिवॉल्व करती है, ठीक है। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो अर्थ जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रही है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अर्थ ऐसे रिवॉल्व नहीं करती, अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है, टिल्टेड रिवॉल्व करती है। अब वो टिल्टेशन कितना डिग्री है, क्या मापदंड है, वो सब समझते हैं। तो ये जो आपका लाइन है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है, वो टिल्टेड लाइन को हम लोग बोलते हैं कि वो है हमारा रोटेशन एक्सिस, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और जो रोटेशन एक्सिस का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा ये तो रोटेशन एक्सिस हो गया। लेकिन अर्थ को अगर हम लोग वर्टिकली बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में काटें, तो वो जो लाइन आती है उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है ऑर्बिटल प्लेन।
मतलब ऑर्बिटल प्लेन नहीं, इसको वर्टिकल लाइन बस बोलिए आप। ऑर्बिटल प्लेन तो ये होता है जो हॉरिजॉन्टली काट रहा है इसको, ऑर्बिटल प्लेन ये होता है जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली काट रहा है, और वर्टिकली काटने वाले को वर्टिकल लाइन आप बोलिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली काटने वाले को और वर्टिकली काटने वाले के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इतना बात आप याद रखिए। अब जो वर्टिकली काट रहा है लाइन अर्थ को, वो जो रोटेशन एक्सिस है उसके साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, तो वो बनाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ रोटेशन एक्सिस का 23.5 डिग्री बनता है। और ये जो रोटेशन एक्सिस है ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ 66.5 डिग्री एंगल बनाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर जो है बेसिकली आपको मैं बताऊं, जो आपकी ये रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस से आप 90 डिग्री का एंगल लीजिए। जो आपकी रोटेशन एक्सिस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप रोटेशन एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल लीजिए, ठीक है, और आप पाएंगे कि एक लाइन जो आप ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे रोटेशन एक्सिस से, दैट इज द इक्वेटर, दैट इज द इक्वेटर, प्रोवाइडेड दैट कि वो इक्वेटर जो लाइन है वो अर्थ को दो हिस्सों में बांटे। तो यहाँ पर इक्वेटर के लिए बेसिकली आप डेफिनेशन ये समझिए कि जो इक्वेटर की लाइन होती है अर्थ पर, वो रोटेशन एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है। और एक चीज़ और क्या होती है, एक चीज़ और ये होती है कि ये जो अर्थ की लाइन है इक्वेटर वाली, ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। पहली चीज़ क्या, अर्थ के साथ परपेंडिकुलर, और दूसरी चीज़ क्या कि वो अर्थ को दो हिस्सों में बांटेगी। तो आपको समझना ये है बस कि ऑर्बिटल प्लेन अर्थ को हॉरिजॉन्टली बांट रही है सीधे सीधे तौर पे ऐसे, ठीक है, और इक्वेटर जो है अर्थ को बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये अर्थ का थोड़ा सा डेटाबेस हो गया। और इक्वेटर के ऊपर एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो सब थोड़ा सा टेक्निकल है, वो अगले पार्ट में समझा जाएगा। फिलहाल के लिए याद रखिए कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब जो अर्थ हम पढ़ ही चुके हैं, इसी के साथ अब आगे एक कॉन्सेप्ट और बचा है कि अर्थ कैसे मूव करता है। तो अर्थ के मूवमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं। अर्थ दो तरीके से मूव करता है, एक रोटेशन है, एक रिवॉल्यूशन है। रोटेशन आपको बता ही चुका हूँ, अपने एक्सिस के अराउंड रिमूव करता है, तब डे एंड नाइट कॉस होते हैं। और जब रिवॉल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है पूरा एक सन का, ठीक है, तो उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि कभी कभी अर्थ बहुत पास में होता है, कभी कभी बहुत दूर होता है, कभी कभी उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, कभी कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से सीजन्स हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो अर्थ का मूवमेंट है, जो दोनों चीज़ें, रिवॉल्यूशन ही और रोटेशन भी, RE और RO दोनों, इन दोनों की ही वजह से जो है, जो अर्थ मूवमेंट है, ये दोनों ही टाइप के मूवमेंट, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, दोनों टाइप के मूवमेंट की वजह से हमें अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन देखने मिलता है। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन मतलब ये है कि सन की लाइट डायरेक्टली किस हिस्से में पड़ रही है अर्थ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है, इक्वेटर में पड़ रही है, कैप्रिकॉर्न में पड़ रही है, कहाँ पे पड़ रही है, जिस हिस्से पे भी पड़ रही है वो हिस्सा चेंज होता रहता है थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द ईयर ऐसा लगता है कि सन का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है अर्थ के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। और ऐसा क्यों होता है, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपने रोटेशन एक्सिस के अराउंड टिल्टेड है, और जब टिल्टेड होती है ना, तो जब ये टिल्टेड अर्थ अलग अलग हिस्सों में होकर गुजरती है रिवॉल्यूशन फेज के, तो सन की जो इस पे एनर्जी है वो अलग अलग पार्ट पे पड़ना चालू हो जाती है। अभी हम डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे, जिसकी वजह से अपेरेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सन हमें देखने मिलता है। और ये जो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन है, ये सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डेज एंड नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डेज एंड नाइट में कभी कभी होता है ना कि जाड़े के दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये इसी अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से होता है, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर के अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन को सीजन्स के लिए, डे एंड नाइट वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल मांग सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं, तो पूरे दिन में जो टेम्परेचर है उसका नेट गेन होता है। मान लीजिए कि अगर दिन हुआ और लंबा हुआ दिन, और लंबे दिन में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो +10 डिग्री सेल्सियस जो है वो गेन कर लेगा। क्या होगा? अगर दिन लंबा है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा। तो अर्थ ने जो है मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस ऑब्जॉर्व कर लिया एक्स्ट्रा, जितना उसका नॉर्मल टेम्परेचर था। अब रात में, क्योंकि रातें छोटी हैं, तो हीट कम रेडिएट हो पाएगी बाहर, और इसलिए मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस ही रेडिएट हो पाया रात में। तो पूरे दिन के हिसाब से देखें तो आपको +5 डिग्री सेल्सियस का नेट गेन देखने मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। यानी कि समर के टाइम पर एटमॉस्फेयर में नेट गेन होता है हीट का, और विंटर के टाइम पर ऑन दी कॉन्ट्रेरी
नेट लॉस होता है हीट का। ये अर्थ के मूवमेंट के बारे में हो गया। अब अर्थ के मूवमेंट के हिस्से को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये है, एक पोजीशन जिसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है कि सीधे सीधे इक्वेटर जो देख रहे हैं आप, ये देखिए इक्वेटर, इक्वेटर और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेटर है सीधे सीधे इस पे अर्थ की रोशनी पड़ती है, और जब इक्वेटर पर सीधे सीधे अर्थ की रोशनी पड़ती है तो उस कंडीशन को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये इक्विनॉक्स अगर 21 मार्च को हो तो इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये इक्विनॉक्स यानी कि इक्वेटर पर रोशनी पड़ रही है 21 मार्च को तो वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कही जाएगी। फिर 21 मार्च के बाद कुछ महीनों बाद जून में आ जाइए, मतलब मार्च के बाद अप्रैल में, उसके बाद जून। तो 21 जून को आप देखोगे कि यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर सीधे अर्थ की लाइट पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधे अर्थ की सीधे सन की लाइट पड़ती है और इसको बोलते हैं सॉल्स्टिस। जब किसी, या देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर लाइट पड़ेगी सीधे तो भी उसको सॉल्स्टिस बोलेंगे, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे लाइट पड़ेगी तो भी उसको सॉल्स्टिस ही बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में उसको सॉल्स्टिस बोलेंगे। लेकिन समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस इस बात से डिसाइड होता है कि वो किस तारीख को हो रहा है। अगर वो 21 जून को सीधे किस एरिया पे पड़ रहा है, मतलब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा सीधे लाइट तो वो कौन सा सॉल्स्टिस होगा, वो सॉल्स्टिस होगा समर का। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे लाइट पड़ती है तो वो सॉल्स्टिस होगा विंटर का। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, समर सॉल्स्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ेगी तो कौन सा सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 21 जून को आपको विंटर सॉल्स्टिस देखने मिल जाएगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद 21 जून के बाद आइए सितंबर में सीधे, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए क्या हुआ। पहले मैं आपको डायग्राम को थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी अर्थ था और अर्थ में ये इक्वेटर था। तो पहले स्प्रिंग इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे पड़ रही थी सन की रे कहाँ पड़ रही थी, ये सन की रे के लिए मैं एरो बनाऊंगा। ठीक है, सन की रे कहाँ पड़ रही थी, इक्वेटर पे पड़ रही थी 0 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद समर सॉल्स्टिस आया। समर सॉल्स्टिस में क्या हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है सन की रे शिफ्ट हो गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है अभी याद कर लीजिए, बाद में समझ जाएंगे कि बता ही चुका हूं मैं आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे ये लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है क्या, ये लैटिट्यूड है जो हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। फिलहाल के लिए याद कर लीजिए ये डाटा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है, और इस पे समर सॉल्स्टिस में क्या हुआ, लाइट पड़ रही है डायरेक्ट सन की। ठीक है, तो हमने देखा कि सन की जो मूवमेंट हुई है, किस हिसाब से मूवमेंट हुई है, पहले इक्वेटर पे पड़ रही थी और अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है। तो ये क्या है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन है। उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या होता है कि फिर थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद एक और इक्विनॉक्स आता है, जिस केस में फिर से ये जो सन है ये अपनी रे जो है सीधे इक्वेटर पे डालना चालू कर देता है, और इस केस में वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस आ जाता है ये सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ रहा था इक्वेटर पे। ठीक है, और ये कंडीशन हो जाती है आपकी ऑटम इक्विनॉक्स की, जो कि आती है आपको 23 सितंबर में। तो ये वापस आ गया इक्वेटर पे, एक बार इक्वेटर से ऊपर गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर एक बार वापस आ गया इक्वेटर पे। तो ये हो गया ऑटम इक्विनॉक्स, ये आता है 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये एक इक्विनॉक्स आ गया। दो इक्विनॉक्स हमने डिस्कस किए, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च, ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर। ठीक है, फिर क्या होगा, क्योंकि अब ये नीचे जा रहा था, ये नीचे जा रहा था एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, अब ये और नीचे जाएगा और ये नीचे जा करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाएगा, यानी अब जो सनलाइट की रे पड़ेगी डायरेक्ट वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, यानी कि ये और नीचे चला गया अब। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले इक्वेटर पे था सनलाइट, ऊपर गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आया वापस इक्वेटर पे, फिर इक्वेटर से और कंटिन्यू किया नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पहुंच गया। तो ये था एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। ठीक है, तो अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ पर है, ये आपको याद रखना है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उसको बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, जो कि 22 दिसंबर को आता है। ठीक है ना, अब फिर से विंटर सॉल्स्टिस के बाद ऑटम मतलब ऑटम सीजन आ जाता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और इसके बाद अब इसी के कंटेक्स्ट से हम लोग सीजन को भी समझ लेते हैं, सीजन समझते हैं। तो जब 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, सीधे सीधे इक्वेटर पे पड़ती है लाइट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी बराबर लाइट मिलती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी बराबर लाइट मिलती है, और सबसे ज्यादा लाइट मिलती है इक्वेटर को।
तो उस केस में हम लोग के लिए जो सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको बोलते हैं स्प्रिंग, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होता है उसको बोलते हैं ऑटम। अब ये सीजन का नाम याद रखिएगा कंडीशन के हिसाब से। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब होता है, ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? स्प्रिंग, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। उसके बाद जब आपका आता है समर सॉल्स्टिस, तो समर सॉल्स्टिस जब होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन रहेगा? समर। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है। अब आप देखिए ये टिल्टेड है, इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है। अगर ये अर्थ टिल्टेड ना होता, मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए, और ये बिल्कुल ऐसे सपाट होता, तो बराबर लाइट पड़ती सब पे, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? ये टिल्टेड है, इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ पा रही है और सदर्न में पहुंच ही नहीं पा रही, यहाँ पे इस वाले इलाके में पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ रही है समर सॉल्स्टिस में, और यहाँ पर ऊपर वाले इलाके में गर्मी ज़्यादा है इसलिए समर है, और नीचे में अब ठंडक हो गई ज़्यादा ड्यू टू द टिल्टेशन, ड्यू टू द टिल्टिंग एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है, विंटर हो गया है नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऊपर समर चल रहा है, इसलिए समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, ये जो पोल्स हैं ये 6 महीनों के लिए लगातार सनलाइट के पाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे लाइट पड़ रही है, तो पोल्स के ऊपर जो है लाइट आराम से पहुंच जाती है, और 6 के 6 महीने आने वाले यहाँ से जो है इसके ऊपर लाइट रहती है। 6 महीने बाद इसके ऊपर से लाइट चली जाती है, क्योंकि वापस से ये टिल्ट हट जाता है, और यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब रे नहीं पड़ रही है, लाइट रे नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट लाइट रे पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट लाइट रे नहीं पड़ती यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस में, लेकिन समर में पड़ रही है। तो यहाँ पर 6-6 महीने दिन रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी 6-6 महीने रात चलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझनी थी आपको। फिर अगले कंडीशन पे आइए, अगले कंडीशन में ऑटम इक्विनॉक्स आता है, जब एक बार फिर से इक्वेटर पे जो है लाइट पड़नी चालू हो जाती है। तब क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ऑटम सीजन आ जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर स्प्रिंग सीजन आ जाता है। बिल्कुल इसका उल्टा, हालांकि दोनों ही केसेस में इक्वेटर पर लाइट पड़ रही थी, पर बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिल्ट बदल जाता है। ठीक है, ओके। इसी के बाद फिर जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट पड़नी चालू हो जाती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाता है 22 दिसंबर के अराउंड। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस उसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अभी थोड़ी चीजें और हैं, थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और हैं, डॉन और ट्विलाइट, इसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो रही है। डॉन और ट्विलाइट बचा हुआ है, इसी के साथ साथ अगले कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये हम अगले पार्ट में सारे डिस्कस कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन और ये डॉन ट्विलाइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डिस्कस कर लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम जोन भी। तो अगले पार्ट में चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये वीडियो लंबी हो गई है, क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।